ओके, सो अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंजरीज ऑफ एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ हैंड। इससे पहले मैंने आपको बताया था फ्लेक्सर टेंडन इंजरी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसर टेंडन्स की इंजरी के बारे में। जैसे फ्लेक्सर टेंडन की इंजरी में हमने पढ़ा था कि जो ये जोन में डिवाइडेड है, वैसे ही एक्सटेंसर डोर्सम ऑफ हैंड भी हमारा जोन में डिवाइडेड है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 8 जोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंडन्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली जो है इसमें 3 एक्सट्रिंसिक मसल इन्वॉल्व टू परफॉर्म एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, extensor indicis proprius, extensor digiti minimi, and intrinsic muscle, इंट्रोशाई एंड लम्ब्रिकल्स। क्योंकि सिर्फ एक्सट्रिंसिक करेगी ना तो इस तरह से दिखाई देगा आपको कुछ हैंड अपना, तो इंट्रिंसिक मसल भी जो है इन्वॉल्व होती है एक एक्सटेंशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके एक्सटेंसर टेंडन आप देख सकते हो, ये फिंगर से पास करते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर और जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसमें अपनी भी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, इसमें जो टेंडन होता है आप देखोगे इंडेक्स फिंगर में, दैट इज एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस टेंडन, एंड लिटिल फिंगर में एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमी टेंडन। और जो हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरियम कम्युनिस टेंडन होता है, ये हमारे प्रोक्सिमल फ्लैंक्स में डिवाइड हो जाता है इनटू 2 लेटरल बैंड एंड 1 सेंट्रल स्लिप। ठीक है, आप इसको लाइन डायग्राम जरूर बनाना इसका, राइट। जैसे हमारा फ्लेक्सर टेंडन में हमने देखा था कि हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, वैसे ही हमारा डोर्सम ऑफ हैंड में एक्सटेंसर साइड में भी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है, जहाँ से हमारे टेंडन पास करते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा होगा, ये सी बी एल बी टी बी, दैट इज सेंट्रल बैंड, 2 लेटरल बैंड, और आगे ज्वाइन करके ये बनाते हैं टर्मिनल बैंड। ठीक है, एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस पीछे आपको मैंने इसमें बताया था आपको। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटाई में इनकी अपनी इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन भी होती है, आप अगर फिंगर की मूवमेंट करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारे थंब के टेंडन, राइट। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम राइट करोगे, मेन चीज़ें आपने क्या उसमें लिखना है। सबसे पहले लाइक बेस लिख दोगे पहले, कि आपको बेस पता है तो आगे आप खुद ट्रीटमेंट वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारा एक्सटेंसर टेंडन्स हैं हैंड में 8 जोन में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो अब एक बार आप सुन लीजिए। ठीक है, जोन 1 कहाँ पे होता है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। जोन 2 मिडल फेलेंक्स को बोलते हैं। जोन 3 प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। जोन 4 प्रोक्सिमल फेलेंक्स। जोन 5 मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। जोन 6 डोर्सम ऑफ हैंड क्या हो गया हमारा? जोन 6 हो गया। ठीक है, जोन 7 ओवर द रिस्ट ज्वाइंट। जोन 8 डिस्टल फोआर्म। ठीक है, अब आपने काफी आपको ऐसे कंडीशंस आ जाती है कि यार मॉलेट फिंगर क्या होता है, ये स्वानक डिफॉर्मिटी क्या है, ये बुटोने डिफॉर्मिटी क्या है, तो दैट इज इंजरी ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन ऑफ द हैंड। एग्जांपल, अगर हमारे जोन 1 की इंजरी हो जाती है, ठीक है, किसकी? जोन 1 की इंजरी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मॉलेट फिंगर, एंड जोन 2 की इंजरी को भी। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे जोन 3 और 4 की इंजरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बोटोनिया डिफॉर्मिटी, और बोटोनिया डिफॉर्मिटी का ऑपोजिट हो गया हमारा स्वानैक डिफॉर्मिटी। ठीक है, जैसे हमने फ्लेक्सर टेंडन इंजरी में पढ़ा था कि जोन के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे एक्सटेंसर टेंडन्स में भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो मालेट फिंगर में होता क्या है? बेसिकली द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरियम कम्युनिस। अब तुम्हें पता है एक्सटेंसर डिजिटोरियम कम्युनिस ये क्या कर रहा था? स्प्लिट भी कर रहा था। नॉर्मल बायोमैकेनिक्स बता रही हूँ, ये स्प्लिट कर रहा था लेटरल बैंड में, सेंट्रल बैंड में, टर्मिनल बैंड में। ठीक है, ये एक्सटेंसर
डिजिटाई मिनिमाई एंड एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस, ये कौन से फिंगर में थी ये तुम्हें याद होगा अभी, ठीक है। थंब के कौन से टेंडन है ये तुम्हें याद होगा अभी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरियम कम्युनिस। अब हमें पता है कि मालेट फिंगर कौन से पॉइंट पे, कौन से जोन में होती है इंजरी, डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। तो इंजरी कब होती है इसकी बेसिकली, कभी कभी क्या होता है, ये अपने बेस से जो है अवल्शन हो जाता है इसका, ठीक है। या तो सिर्फ टेंडन का अवल्शन होगा या फिर साथ में थोड़ा सा स्मॉल पीस ऑफ बोन फ्रॉम द डिस्टल फेलेंक्स, ठीक है। ये होता कब है, जब हम सडन फोर्स्ड फ्लेक्शन करेंगे ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स, इज द वेरी कॉमन मोड ऑफ इंजरी, ठीक है। जब मालेट फिंगर होगा तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे हमें, पेशेंट में कंप्लेन की हमें इसमें थोड़ा पेन है, वो स्वेलिंग आपको दिखाई देगी थोड़ी सी, ठीक है। और वो अगर एक्सटेंसर टेंडन की इंजरी हुई है यानी कि जोन 1 मालेट फिंगर, तो दैट मीन्स वो अपनी फिंगर को उस जगह पे डीआईपी पे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे लाइक पैसिवली करने का तो थोड़ा हो भी जाएगा, लेकिन उसमें पेन होगा और स्वेलिंग कभी कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मालेट फिंगर में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। जो भी बिल्कुल फ्रेश केस होता है इसमें हम पॉपकास्ट, ठीक है, स्प्लिंट्स वगैरह देके विद द प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पीआईपी, डीआईपी से नीचे इन 60 डिग्री ऑफ, उसको थोड़ा सा फ्लेक्शन में रखेंगे एंड, और डीआईपी को किस में रखा है हमने, हाइपर एक्सटेंशन में, ठीक है। एक्सटेंशन ब्लॉक वायरिंग इज ऑल्सो मेथड ऑफ ट्रीटिंग mallet finger, ठीक है। एंड 2K वायर्स आर पास्ड एंड मेंटेन फॉर 3-4 वीक्स विद गुड रिजल्ट्स, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और रप्चर टेंडन की हम की सर्जरी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम मालेट फिंगर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अवल जो हमने बोला था कि किसी किसी केस में बोन भी साथ में डिस्प्लेस अवल्स हो सकती है, तो उसमें हम के वायर से फिक्सेशन कर देते हैं सर्जन, ठीक है। उसके बाद इमोबिलाइज हो जाएगा वो फॉर कास्ट और स्प्लिन में फॉर 3 to 4 वीक्स, ठीक है। जो लेट केसेस आते हैं उसमें हमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ सकता है, रिपेयर ऑफ टेंडन, ठीक है। और बहुत ही वर्स्ट केस में हमें अर्थोडेसिस भी करना पड़ सकता है, और फिजियोथेरेपी फिर उस हिसाब से देंगे हम, ठीक है। नाउ वी कम मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट, हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो द बेसिक एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मालर फिंगर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिक एम क्या है हमारा, टू रिगेन वॉलेंट्री एक्सटेंशन एट द डीआईपी जॉइंट, ठीक है, कि ताकि जो एक्सटेंशन जो लॉस हो गई है वो हम वापस से रिगेन कर पाए, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ रिगेन करना, जो नॉर्मल स्ट्रेंथ थी पहले फ्लेक्स एक्सटेंड करने की, वो दोबारा से वापस आ जाए, ठीक है। जब ड्यूरिंग immobilization, ठीक है, the patient is encouraged to use his or her hand with a splint or cast, ठीक है। एंड बाकी फिंगर्स में विगर्स अर्ली मूवमेंट्स आर बिगन, ठीक है, एमसीपी में, पीआईपी में, ठीक है। द स्प्लिंट प्रोटेक्टिंग द डीआईपी ज्वाइंट, मतलब डीआईपी प्रोटेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम हम पीआईपी की करा रहे हैं और स्प्लिंट हटा हुआ है, इट इज ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मोबिलाइजेशन के दौरान पैराफिन वैक्स बाथ इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू इम्प्रूव रोम ऑफ द डीआईपी जॉइंट एंड फैसिलिटेट स्ट्रेचिंग ऑफ द इंजर्ड और रिपेयर टेंडन, ठीक है। एनकरेज मैक्सिमम एक्टिव मूवमेंट्स टू द डीआईपी जॉइंट विद एन एम्फेसिस ऑन फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन का भी ध्यान देना है, उसमें भी जोर डालना है कि ये मूवमेंट, ऐसा नहीं कि तुम एक्सटेंशन में ही फिक्स हो जाए तुम्हारा हैंड, क्योंकि स्प्लिंट वैसे लगा के रखा है हमने। स्पेशल अटेंशन में बी नेसेसरी फॉर एक्सरसाइजिंग द एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, नाउ यू नो व्हाट इज ईडीसी, ठीक है। तुमने बायोमैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा होगा हैंड का, ये कहाँ होता है, कैसे ये फिंगर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिंगर्स को इसने अपने टेंडन दिए, कैसे ये स्प्लिट हो गया, किस किस में,
1 सेंट्रल बैंड एंड 2 लेटरल बैंड्स, देन ये डिस्टल फ्लैंक्स में वहां पे ज्वाइन हो गया और वहां पे इसने क्या बनाया, टीबी, टर्मिनल बैंड। ठीक है, आप जब भी एग्जाम लिखोगे तो शुरू में थोड़ा आपने नॉर्मल बता दिया कि कौन से टेंडन है यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बता देती हूँ आगे बढ़ाने से पहले। एग्जाम्पल जर्नल तुमने ये बता दिया कि ये है, कौन से टेंडन है, कौन कौन से टेंडन लाइक जो है इन्वॉल्व होते एक्सटेंशन कराने। फिर जर्नल डायग्राम बता दिया तुमने, एंड जोन के बारे में लिखना, और जोन का जो मैंने पीछे आपको एक हैंड में बताया ना वो पक्का बताना है। ठीक है, 7 नंबर में आए चाहे 14 मार्क्स में आए, ठीक है, तुम लिख पाओगे अच्छे से। ठीक है, छोटे नंबर में आता है तो तुम एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पक्का करके आना। ओके, तो नंबर 3 आता है मोबिलाइजेशन में, स्ट्रेंथनिंग एंड री एजुकेशन ऑफ द ईडीसी। ठीक है, विथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन साथ में। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ द लम्ब्रिकल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखो जैसे फ्लेक्सर में तो हमने पढ़ा था कि हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डोर्सम में जब हम एक्सटेंशन करते हैं ना हैंड की, तो उसमें इंटरसिक मसल भी परफॉर्म करती है, जो आपको पीछे बताया मैंने, इंट्रोशाई एंड लम्ब्रिकल्स। वो क्या होता है कि वो होती कहाँ है, जनरल सा मैं आपको अगर बता दूं तो क्या होता है, जब वो पहले ना इधर पामर में होती है, फिर जब वो उनको एक्सटेंशन और वो ऐसे करके हमारे फिर फिंगर्स में होती है। आप एक बार प्लीज थोड़ा बायोमैकेनिक्स खोल लेना हैंड का। ठीक है, जनरल में बताऊं तो ऐसे पास ऑन करती है, फिर हमारे वो फिंगर्स पे आती है और हमारे एक्सटेंशन करने में हेल्प करती है। फ्लेक्सर फ्लेक्सन में के फिंगर में हेल्प वो नहीं करती है। एफडीएस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस जो है कर लेता है, एंड प्रोफंडस। और स्प्लिंट जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारी डीआईपी की जो है मूवमेंट रिगेन नहीं हो जाती है। एक्टिव यूज ऑफ द हैंड विद अ स्प्लिंट एंड लाइट हैंड एक्टिविटीज विदाउट स्प्लिंट are encouraged. Use of splint is gradually weaned off as the voluntary extension returns. ठीक है, 3 से 4 वीक्स में फुल फंक्शन जो है वापस आ जाता है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन की वजह से की स्टिफनेस हो जाती है, पेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको पता है क्या पीरियड है, क्या सिचुएशन है पेशेंट की। ठीक है, guidance in the functional use of the hand initially with immobilization and later following mobilization is important. And the patient needs to be warned against performing forced flexion movement, टाइट मूवमेंट नहीं करनी है, हैवी वेट नहीं उठाना है जब तक हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा होगा। ठीक है, तो होम गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पढ़ा हमने मलेट फिंगर के बारे में। ठीक है, अभी इसमें ये बता रहा है कि ज़ोन 1 और 2 से क्या हो जाता है, ज़ोन 3 4 से क्या हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, और इसमें अब क्या ट्रीटमेंट होगा, द ट्रीटमेंट ऑफ, एक बार आपको मैं बोटोनिया डिफॉर्मिटी बता देती हूँ। ठीक है, अब आप पढ़ पा रहे होंगे कि अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। ए, बोटोनिया डिफॉर्मिटी, रप्चर ऑफ द सेंट्रल स्लिप ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन। कौन सा वाला एक्सटेंसर टेंडन, एक्सटेंसर डिजिटोरियम कम्युनियस। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा कि क्या सेंट्रल स्लिप, क्या लेटरल बैंड, क्या टर्मिनल बैंड। ठीक है, ये आपके डायग्राम, सेंट्रल स्लिप आप देख सकते हैं, avulsion with a bone fragment, right? What are we talking about? We're talking about Patagonia deformity. And what is the journal treatment? The treatment of the tornado consists of surgical repair of the tendon and immobilization of the corrected finger in a splint for 3-4 weeks. Zone 5 or 5 to 8, okay, over the dorsum of the hand and wrist are common and can be treated by fresh injury, that is within 3 weeks, tendon suturing, ठीक है, old injuries में टेंडन ग्राफ्टिंग, टेंडन ट्रांसफर, अटैचिंग द इंजर्ड टेंडन टू द एडजेसेंट इंटैक्ट टेंडन में, डिजिटल एक्सटेंसर टेंडन। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली अ वोलर प्लास्टर स्लैब इज अप्लाइड। आप का एक टॉपिक है अलग से, हैंड स्प्लिंट के बारे में। ठीक है, इसी सब्जेक्ट में हैंड रिहेबिलिटेशन में, तो आप सब वो सब पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
कहाँ पे हैंड पे कौन सा स्प्लिंट आएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कितने टाइप का स्प्लिंट होता है, कैसे हैंड में लगते हैं। ठीक है, आपने कॉलेज फ्रैक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉलेज फ्रैक्चर की लोकेशन क्या है, उसके आसपास कौन सा टेंडन होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस टेंडन following Colles fracture example, the tendon of the extensor pollicis longus may get frayed. ठीक है, a frayed tendon make direct end to end suture impossible, a tendon transfer procedure is done ऐसे केसेस में। ठीक है, tendon of the extensor indicis proprius, now you know where is extensor indicis proprius। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, कोलिस फ्रैक्चर में जब इंजरी हो जाती है इस वाले टेंडन की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रिस होगा उसको डिवाइड कर देंगे एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द मेटाकार्पल, एंड उसको री रूट कर देंगे कहाँ कहाँ के लिए, टुवर्ड्स द थंब, क्योंकि थंब का टेंडन है वो, थंब के नियर बाय कौन सा टेंडन है तो उसी को हम करेंगे उसके टुवर्ड री रूट। ठीक है, एंड स्विचर टू द डिस्टल स्टंप ऑफ द एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस टेंडन। ठीक है, अब उसी के लिए अब हम पढ़ेंगे फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल लेसरेशंस जब होता है तो उसके लिए सर्जिकल रिपेयर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैनेज हो जाता है, फुल फंक्शन 6 to 8 वीक्स में गेन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसर टेंडन इंजरी में जो है जैसे आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी इन्वॉल्व हो सकता है, टिश्यू की सीरियस इंजरी हो सकती है, और कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अर्ली एंड गुड फिजियोथेरेपी, स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट इज नीडेड। ओह सॉरी, अभी जो आपने देखा तो थोड़ी देर के लिए वो फिंगर का रीप्लांटेशन था, जैसे फिंगर वगैरह कट जाती है, तो अभी उसको छोड़ दो, वो गलती से आ गया। तो एप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल्ड अर्ली पैसिव मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेस टू द हीलिंग टेंडन। ठीक है, अब कैसा स्ट्रेस, आपने ना ये हैंड के स्प्लिंट पढ़े होंगे, जैसे डायनामिक स्प्लिंट क्या है, स्टैटिक स्प्लिंट क्या है, कैसे हम उसमें ऑपोजिट रबर बैंड लगा के, डायनामिक स्प्लिंट लगा के जो है हम उसमें स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। ओके सॉरी, आप ये देख लो पहले, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल्ड अर्ली मोबिलाइजेशन क्या होगा, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक हीलिंग दोनों होगा। ठीक है, encourage longitudinal reorientation of the adhesions, enhances synovial diffusion to the healing tendon। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के साइनोवियम के बारे में स्टार्टिंग में, फ्लेक्सर टेंडन में इम्प्रूव्स पेरिटेंडिनस वेसल डेंसिटी। ठीक है, फैसिलिटेट्स टेंडन की स्ट्रेंथ को अच्छी बना देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, तो डिजाइन ऑफ डायनामिक स्प्लिंट। ठीक है, द डायनामिक स्प्लिंट इज फोरआर्म बेस्ड विद अ वोलर ब्लॉक, पहले आपको मैंने बताया था ये डायग्राम। ठीक है, डोर्सल फोरआर्म बेस्ड डायनामिक एक्सटेंशन स्प्लिंट विद वोलर ब्लॉक which permits only predetermined range of MCP flexion। ठीक है, ठीक है, वोलर ब्लॉक विच रेस्ट्रिक्ट्स एनी फर्दर फ्लेक्शन बियॉन्ड द प्रेजेंट रेंज, जो प्रेजेंट रेंज होगी वहीं तक वो मूवमेंट जो है अलाउड करेगा। रिस्ट जॉइंट को जो है 40 डिग्री, आप वो डायग्राम पक्का बनाना, पक्का दिखाना, और उसी में नोट डाउन नोट्स डाल देना। ठीक है, इन 40 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, द डायनामिक एक्सटेंशन स्लिंग होल्ड MCP, PIP, DIP joint in neutral position of flexion and extension। ठीक है, controlled stress is applied in a graduated manner to the extrinsic extensor tendon from the third or fourth post-operative day. The patient is made to actively flex the digit at the MCP joint till the finger touches volar block of the splint। ठीक है,
Gentle passive movements of each interphalangeal joint by holding the wrist and MCP joints continued up to 3 weeks. ठीक है, after which the volar block is discarded and retaining the dynamic extension component of the splint. ठीक है, graduated resistive range of flexion with controlled extension is initiated, and by 6 weeks the dynamic extension component is discontinued and exercise are made more vigorous. ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटीज आर इंक्रीज बाय 12 weeks टू लगभग नॉर्मल फंक्शन जो है रिगेन हो जाएगा. ठीक है, द फिजियोथेरेपेटिक प्रोग्राम आफ्टर द रिपेयर ऑफ एक्सटेंसर pollicis longus tendon is also similar except that क्या छोड़ के द डोर्सल डायनामिक ट्रैक्शन splint and a volar block are needed to keep the CMC, MCP and IP joints of the thumb in the neutral position. ठीक है, बाकी सब सेम है. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपको पता है कि हमारे को डिफॉर्मिटी भी आ सकती है. ठीक है, तो उसकी प्रिवेंशन करना भी इम्पोर्टेंट है. रेस्टिंग द डिजिट्स जॉइंट्स एट 0 डिग्री, दैट इज स्टेटिक, प्रिवेंट्स एक्सटेंसर लाग. क्या होगा एक्सटेंसर लाग? मतलब आप इसमें जो है एक्सटेंड नहीं कर पाते हो फुली फिंगर को. ठीक है, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कराए रखनी है किसकी, मोशन ऑफ द एमसीपी जॉइंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ हीलिंग. ठीक है, आपको मैंने फ्लेक्सर टेंडन में बताया था कि ये जो बाउंड हीलिंग की फेज फॉलो करती है फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट. ठीक है, आप एक बार पीछे वाली वीडियो मेरी ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना उसको एक बार. ठीक है, उसको मैंने बुक से ही बताया फुली, क्योंकि बुक में बेस्ट टेंडन इंजरी है. जितना मैंने लेफ्ट राइट से बहुत से नोट्स भी थे, बट आई थिंक इस बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है हैंड का दिस टॉपिक, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है. ओके, एंड मेंटेनिंग द कोलेटरल लिगामेंट इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स. आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी ये कोलेटरल लिगामेंट कहाँ की बात हो रही है. तुम प्लीज़ एक बार जनरल सा तुम्हें बायोमैकेनिक्स हैंड का अच्छे से पता होना. हैंड रिहेबिलिटेशन में एक पूरा सब्जेक्ट है. ठीक है, एक बार हैंड का सिर्फ तुम बायोमैकेनिक्स पढ़ लो, सारे टॉपिक्स इतने जल्दी समझ आएंगे, हवा में नहीं लगेगी चीज़ें. बेसिक पता होगा, सब याद रहेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में. कंट्रोल्ड, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड इंट्रिंसिक फ्लेक्शन प्रमोट्स लिम्फेटिक एंड वेनस ड्रेनेज. ठीक है, जैसे आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है, आपने लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो क्या होगा इससे, कॉम्प्लिकेशन क्या प्रिवेंट होगी, कंट्रोल्ड इंट्रिंसिक फ्लेक्शन प्रमोट्स लिम्फेटिक एंड वेनस ड्रेनेज. अपने फिजियोथेरेपी के बारे में बता रहे हैं हम. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करेगा फिजियोथेरेपी, लोकल न्यूट्रिशन, एडिमा कम करेगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स कम होंगे. ओके, इमोबिलाइजेशन में बी एक्सटेंडेड टू 4 to 6 weeks. किस केस में, इफ देर इज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स, अगर हमें दिख रहा है कि उसमें डिफॉर्मिटी बन रही है, तो इमोबिलाइजेशन जो है इंक्रीज भी हो सकती है, फिर फिजियोथेरेपी उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, ओके, रेयर केस में हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है. ओके, दैट्स इट. ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाई हूँ. प्लीज़ मुझे भी हेल्प करना, कमेंट में मुझे भी बताना कि मुझे कौन सी बुक से ऑर्थोपेडिक के बारे में और स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितना पढ़ो उतना कम लगता है. ठीक है, प्लीज़ मुझे बताना मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए और मुझे खुद को क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.